यहाँ से बाहर अगर आप भी हमसे जुड़े हुए हैं यूट्यूब पे या फेसबुक पे, मैं उन सब का स्वागत करता हूँ शिक्षक दिवस के मौके पे। और हमारे साथ जो लोग हैं, मुझे लगता है कि परिचय के तो ऐसे मोहताज नहीं है, वो सारे लोग अपने अपने फील्ड में एक शिक्षा को लेके एक कमाल का उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और हम समझते हैं कि जो गुरु का की जो परंपरा है भारत का, उस गुरु के परंपरा को निभाते रहे हैं। और हम कहें कि हमारे पास इस तरह के दो पीढ़ी के लोग हैं। सबसे पुराने में से अगर डॉक्टर एन के वैद्या हैं, जो पटना से लेके और दिल्ली तक, मुझे लगता है कि हम डॉक्टर एन के वैद्या का परिचय ये है कि वेद आईसीएस को लेके जितने भी उस दौर के आईएएस और आईसीएस में आईपीएस में उसमें हम लोग के बिहार के बच्चे आते थे, मैक्सिमम लोग किसी न किसी रूप से वैद साहब से जुड़े होते थे। और वैद साहब किस तरह से उन लोगों को एक शिक्षा के उस रोशनी को जलाते हुए, उसको आगे दिखाते हुए आगे लेते रहे, उनके सपनों को साकार करते रहे। हमारे साथ जो अभयानंद जी हैं, एक बड़े पुलिस ऑफिसर और बड़े नामी गिरामी पुलिस ऑफिसर में इनका नाम आया था चर्चा में। लेकिन मुझे लगता था कि बिहार में हमारे दौर से लेके आगे पीढ़ी तक के जो वो दौर थी और उसके जो नौजवान निकलते थे, तो अभयानंद जी को एक शिक्षक के रूप में ही जानते थे। एक दौर था जो सुपर 30 जैसा एक कॉन्सेप्ट जब बिहार में आया और गरीब बच्चों ने भी सपना देखना शुरू किया उस बिहार में, तो अभयानंद जी को लोग याद करते थे कि आखिर क्या कमाल है इनकी सोच, और किस तरह से एक ऐसे माँ बाप के बच्चे को आईआईटी करवा रहे हैं, एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज के एक बड़े करियर के सपने को साकार करवा रहे हैं, जिसने कभी सपना में भी नहीं सोचा था कि उसके बच्चे कभी इस तरह के चीजें में आ सकते हैं, उस कंपटीशन के दौर में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अभयानंद जी हम लोगों के दौर में और आज भी एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर, बड़े आईपीएस ऑफिसर, डीजीपी, फॉर्मर डीजीपी बिहार से ज्यादा एक बड़े शिक्षक और एक गुरु के रूप में ज्यादा जाना जाते हैं और पूजनीय हैं हम लोगों का। हमारे साथ में उषा सिन्हा जी हैं। उषा सिन्हा जी फॉर्मर मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, टूरिज्म मिनिस्टर रहे हैं। लेकिन उषा सिन्हा जी का जो नाता है, सबसे कमाल रहा है कि बिहार के एजुकेशन को लेके आज भी अनथक से बढ़ाती रही हैं। और उषा जी का एक अपना कंट्रीब्यूशन है मुजफ्फरपुर वैशाली के जिलों में। अगर हम कहें, उषा जी ने एक इंस्टीट्यूशंस के रूप में बहुत अच्छा काम किया है, जितना हम लोग थोड़े बहुत उनके बारे में जानते हैं। है कि मैं अभयानंद जी और डॉक्टर एन के वैद्या, उषा जी, सबका ध्यान अपने अनुपमा जी को की ओर लाना चाहूंगा। अनुपमा जी को बहुत कोशिश और जद्दोजहद से हमने फेसबुक से ढूंढ के उनका नंबर तलाश के और इनके गांव से उनको आवाज पहुंचा के उनको शामिल किया है। अनुपमा जी दिनकर जी के उस इलाके से हैं, दिनकर जी के गांव की हैं, जहां राष्ट्र कभी हमारे दिनकर के बाद ऐसा लगा कि एजुकेशन से उस गांव ने नाता रिश्ता अपना छोड़ लिया था, एकदम कहे तो तोड़ लिया था। आज अनुपमा जी उस गांव में एक प्राथमिक स्कूल के टीचर होके अनुपमा जी ने उस दिनकर की उस ज्ञान के, उस सिमरिया के उस भूमि को, ज्ञान के जो एक परंपरा थी उसको आकार देने में अनुपमा जी ने इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से उस चीज को साकार किया है। शिक्षा के क्षेत्र में एक नई मुकाम हासिल की है। हमारे साथ सुबोध जी है, पत्रकार है, काफी सिंसियर है, एजुकेशन बीट देखते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं एजुकेशन को लेके। तो ये तो हम सबका परिचय है। और मैं इन लोगों के बीच में अपने को पाके आज शिक्षक दिवस में अपने को धन्य मानता हूँ। हम भी बिहार के उसी परिपाटी, उसी बोरा पे बैठ के उसी इस तरह के स्कूल में पढ़ के आए हैं। और हम अपने बीच में जब ऐसे दिग्गज लोगों को देखते हैं, तो मुझे लगता है कि सचमुच में बिहार जो ज्ञान के हासिल से ही, ज्ञान से ही अगर सब कुछ पाया है, तो सिर्फ ये बिहार है जिसे ज्ञान से ही सब कुछ मिले है। तो मैं सबसे पहले अपने डॉक्टर एन के वैद्या के पास आता हूँ कि डॉक्टर साहब, पटना से लेके दिल्ली तक आपके अपने इंस्टीट्यूट में आपको दर्जनों सैकड़ों बिहार के बच्चे मिले हैं। आपने बिहार के इस बच्चे में ऐसी क्या ललक देखी जो एक गरीब स्टेट, जो जहां पे सब साक्षरता दर के मामले में बिहार सबसे नीचे है, और वहां एक सपना जो है वो बहुत ऊंचा है, ये रीजन आपको कैसा दिखा बिहार में ये खास? बिहार में शाखा थी हमारी, और कहा जाए कि हम बिहार नहीं गए थे, बिहार वालों ने बुलाया था हमें। 85 में हमने इंस्टीट्यूट खोला था और लोग हमें पत्र लिखते थे कि हम दिल्ली नहीं आ पाते। हमने कहा चलिए हम ही चलते हैं।
तो हमने अशोक राजपथ इंस्टीट्यूट खोला था। और मतलब एक तरह से आईएएस की हवा उसी समय शुरू हुई थी। आमिर सुबहानी ने टॉप किया था उस साल। और उसके बाद तो हाल ये था कि 70, 89, 90, 91, 2, 3 हर साल कम से कम 1/4 बच्चे जो हैं जो सक्सेसफुल होते थे आईएएस में, वो बिहार से होते थे। सिर्फ पटना की बात करें तो पटना से कम 30 लोग होते थे। और पूरे बिहार में अगर एक ही जगह की बात करें तो नेत्रहाट स्कूल से पढ़े हुए बच्चे टॉप 50 में कम से कम 10 होते थे। पर उसके बाद जब ये ज्यादातर लोगों के पास 4 पैसे आ गए, लोग दिल्ली आना शुरू हो गए, तो बिहार का जो है महत्व उस हिसाब से कम होता गया। अभी भी बिहार के बच्चे पास होते हैं, लेकिन वो दिल्ली में रह करके पास होते हैं। जो अच्छी बात जो मैंने देखी, वो लगन जो है, मैं खाली बिहार ही नहीं कहूँगा, ईस्टर्न यूपी और बिहार दोनों को कहूँगा, जो धुन वहाँ के बच्चों में होती है। और फिलहाल थोड़ी मार्गदर्शन की ज़्यादा दिक्कत हो रही है, अदरवाइज उस स्तर तक फिर से पहुंचा जा सकता है। जी डॉक्टर साहब, आपको मैं बस यही जानना चाह रहा था कि ये एक गरीब स्टेट जहां सबसे ज्यादा अभी भी साक्षरता के रूप में मुझे लगता है कि निरक्षर भी ज्यादा लोग, अभी 70% के आसपास में वहां साक्षर लोग हैं। साक्षरता के दर में जो बिहार का आंकड़ा बताया गया है, तो अगर साक्षरता माने तो साक्षरता का मतलब सिर्फ यही होता है कि उसे लिखना पढ़ना आता हो। मतलब ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी हो गया हो और वो बहुत जानकार हो, सिर्फ साक्षरता का मतलब से यही होता है कि उसे लिखना पढ़ना आता हो। लेकिन मैं अभ्यानंद जी के पास आता हूं पहले ओपनिंग सवाल को लेके, फिर मैं डॉक्टर साहब आपके पास में बहुत सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस करनी है। अभ्यानंद जी किस बात आऊंगा कि सर, सबसे बड़ी चीज ये कि जिस दौर में आप एक आईपीएस ऑफिसर थे और उस एक आईपीएस ऑफिसर के नाम से जिस समय आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, और उसी दौर में आपने ये जो सुपर 30 का कंसेप्ट चुना, और आपको लगा कि पर कैपिटा जो एक्सपेंडिचर है वो बिहार के स्टूडेंट पे भारत के दूसरे राज्यों के हिसाब से सबसे कम है, तो ये जो पीपीपी मॉडल आपने एजुकेशन में पहली बार लाया और गरीब बच्चों को एक तरह से पंख लगाने की कोशिश की, कि सपने देखने की जो आपने उसको एक अभ्यास दिया, सपने देखने का उसने आपने एक मनोबल दिया, ये प्रेरणा एक गुरु का जो आपके तरफ से ये पहली शुरुआत हुई थी वहां, इसके पीछे क्या रीजन था अभ्यानंद जी? सोच जब मैंने शुरू की थी तो वो कोई बहुत व्यापक नहीं था। एक छोटा सा प्रयोग शुरू किया हमने। उसका स्रोत था हमारे अपने बच्चे, जिनको मैंने क्लास 2 से पढ़ाया और वो फाइनली दोनों आईआईटी से ग्रेजुएट किए। यूट्यूब आवाज जा रही है? जी 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 आ रही है। थोड़ा सा सर कथरा लाउड कर देंगे तो सबको सुनाई पड़ेगा। एक सेकंड, मैक्सिमम वॉल्यूम पर है। हाँ हाँ। तो उनके साथ जो मैंने काम शुरू किया पढ़ाने का, क्लास 2 से पढ़ाना शुरू किया। मैं आपको बताऊं कि मूलतः मैं तो शिक्षक हूं ही नहीं। एक स्टूडेंट अच्छा था, रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते थे, टॉप क्लास। फर्स्ट अटेम्प्ट बीएससी के बाद ही यूपीएससी बिना किसी कोचिंग के निकल गए, बिहार कैडर भी मिल गया। लेकिन उसके बाद जब वर्दी मैंने पहनी तो सब फिजिक्स और मैथमेटिक्स भूल गया, तो फिर चोर डकैत धरने का काम मिल गया था, तो धर रहा था। फिर जब अपने बच्चों को पढ़ाने की बात आई, स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, नोटर डेम एकेडमी, और जो जहाँ सरकारी पदाधिकारियों के बच्चे लोग पढ़ते हैं, फिर सेंट माइकल्स, वहाँ से मैं भी पढ़ा था। एवरीथिंग वाज हंकी डोरी, मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम ही नहीं था जिसमें कि हमको गरीब बच्चों को पढ़ाने की आवश्यकता पड़े। लेकिन मुझे लगा कि टीचर्स की कमी होने जा रही है, क्योंकि 30 वर्षों तक इस राज्य में पढ़ाई हुई ही नहीं।
जो पढ़ने में स्वतः अच्छे थे वो लोग तो अपनी नौकरी करके निकल गए, और वो फिर वापस लौट के शिक्षा को कुछ देने के लिए तो आए नहीं, वो आनंद में रहे। जो बच गए वो लास्ट रिसोर्ट था उनका, पढ़े लिखे बच्चों का, कि कुछ नहीं मिलेगा तो स्कूल में टीचर हो जाएंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि शिक्षा की का स्तर क्या हो गया होगा। वैसे में मुझे लगने लगा कि अगर इन गरीब बच्चों को, जब मेरे दोनों बच्चे आईआईटी में चले गए तो मुझे लगा कि एक वैक्यूम है, और एक माहौल मेरे लिए बना हुआ था सरकार में कि जो मोस्ट अनवांटेड प्लेसेस है वहाँ पोस्ट कर दिया जाए, और मैं भी खुश रहता था कि वहाँ जाओ और काम 2 घंटे का रहता है, 2 घंटा काम करो, उसके बाद बच्चों को पढ़ाओ। तो वो एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था मेरे लिए, और मैंने पढ़ाना सीखा। एक शिक्षक क्या होता है, उसकी परिभाषा मैंने गढ़ी थी, और आपको मैं बता ही दूं कि मेरी परिभाषा थी, टीचर इज वन हु नेवर गिव्स द राइट आंसर बट कीप्स आस्किंग द राइट क्वेश्चंस। एक आदमी, एक बच्चे के, शिष्य के दिमाग को इग्नाइट कैसे कर दिया जाए, और वो इग्नाइट हो जाएगा तो अपने आप सेल्फ प्रोपल्शन में चलने लगता है, सेल्फ लर्निंग का प्रोसेस सीख लेता है। इनफैक्ट आप मेरे, अब तो हजारों की संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो आईआईटी में चले गए और उससे भी आगे चले गए। उनसे आप पूछेंगे तो वो साफ कहते हैं कि अभयानंद सर तो कंफ्यूज कर देते हैं, बताते ही नहीं है कुछ, लेकिन जब वो छोड़ते हैं तो लगता है कि हम तो सेल्फ लर्निंग करने लगे। आई टेल देम कि तुम्हारे एग्जामिनेशन हॉल में हम बगल में थोड़ी ही रहेंगे तुमको बताने के लिए। तो जो सवाल हम तुमसे पूछ रहे हैं वही सवाल तुमको अपने आप से पूछना है, और फाइनली तुम्ही को आंसर निकालना है। तो ये करके मैंने सीखा, और इसी कॉन्सेप्ट को आप जो पीपीटी मॉडल बोल रहे हैं वो इसलिए कि मेरे पास पैसा नहीं है, और मेरे सिस्टम में उन बच्चों को रखना है एक जगह। इसका जो मूल मंत्र है वो यही है, सिनर्जी क्रिएट करना है बच्चों के थ्रू ही, तो उनको रखना पड़ता है, खिलाना पड़ता है। उसके लिए जो पैसे की जरूरत होती है उसमें पीपीटी मॉडल की जरूरत है, लेकिन कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत कम खर्च में हो जाता है। सरकार अगर चाहे तो चला सकती है, बट सरकार शायद नहीं चाहती है ये सब चीज़। उषा जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी, बीच में मैं बिल्कुल नहीं सुन पाई थी। अब अच्छा, मैं कंटिन्यू कर देता हूँ उसको कि ये उषा जी, हम लोग जो अभी हमारे साथ डॉक्टर एनके बेतिया हैं, हमारे साथ में अभिनंदन जी हैं, फॉर्मर डीजीपी बिहार, हमारे पास साथ में जो अनुपमा जी हैं, सुबोध जी हैं। तो हमारा सिर्फ एक सवाल है कि ये उषा जी, आपने बिहार के एक उस दौर में 90 के दौर में आप मिनिस्टर, सेंट्रल मिनिस्टर रही हैं, बिहार के सियासत में, बिहार के पॉलिटिक्स को बहुत करीब से आपने देखा है। बिहार के एजुकेशन को में भी आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, आपके फैमिली का कंट्रीब्यूशन है स्कूल कॉलेजेस को लेके। लेकिन बिहार सरकार की पिछले 60-70 सालों में एजुकेशन को लेके हमेशा ऐसा ही रवैया रहा है जो आज भी है। सबसे कम खर्च अगर आप कहें तो बिहार सरकार ही ऐसा स्टेट है हमारा जो एजुकेशन पे सरकार कर रहा है, उसमें बिहार शायद अव्वल होगा। तो क्या प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम जो है बिहार में एक क्वालिटी एजुकेशन के लिए, और बिहार में जो ज्ञान की जो परंपरा है उसके लिए वही सिर्फ अल्टरनेट है? सरकारी स्कूल से अब ऐसा कोई दूसरा विकल्प नहीं हो सकता है? उषा जी। नहीं, मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, प्राइवेट स्कूल की अवधारणा बिल्कुल गलत है, ये सबों की पहुँच के बाहर है। अभी मैं अभयानंद जी को सुन भी रही थी, और इसके पहले भी उनको जहाँ तक याद होगा कि जब मुजफ्फरपुर उनका एक कार्यक्रम था तो मैंने मुजफ्फरपुर में उनको अपने स्कूल में बुलाया था। और आपने ठीक ही कहा कि एक शिक्षक के रूप में उनकी ऐसी पहचान भी है और बच्चों के बीच में क्रेज़ भी था।
जैसे ही उनकी सूचना मुझे मिली, पत्रकार ने बताया सर्किट हाउस से कि वो 15 मिनट में आए थे, और शायद वो 15 मिनट भी नहीं हुआ होगा कि 9th 10th सभी बच्चे यहाँ आ गए और आके उनको सुनने भी लगे। उन्होंने अपने संबोधन में जो बच्चों को शिक्षा दी, वो आज भी वो उसकी चर्चा करते हैं, वो अपने अपने जगह पे आ गए। लेकिन मैं 90s नहीं, मैं तो 85 की बात कहूँगी। मैं उस समय विधायक थी और वो गिरावट को मैंने उस समय भी महसूस किया। अभी अनुपमा जी बैठी हैं सरकारी स्कूल में और उनका प्रयास बहुत ज़्यादा है, बहुत ऐतिहासिक जगह पर वो अपने प्रयास में लगे हैं। हम लोग को खुशी है और उसमें, लेकिन वो गिरावट में शायद मैं कहने में मुझे हिचक नहीं है कि हम पॉलिटिकल लोग भी टीचर्स को जो पढ़ाने की जो उनकी क्षमता थी उसमें हस्तक्षेप बहुत होने लगा और वो गिरावट हमने महसूस किया। ठीक है कि बहुत से हम आपने बताया भी है और जानते भी हैं कि हमने प्राथमिक विद्यालय हमारे गांव में प्राथमिक विद्यालय और जिले का पहला मध्य विद्यालय जिस वहाँ खुला। आप मुजफ्फरपुर के ही हैं, संबंध रखते हैं जयपुर में, और ग्रामीण क्षेत्र का प्रथम उच्च विद्यालय वहाँ खुला। तो मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि बड़े बड़े भवनों में खोल देना या बड़े बड़े लोग दान करते थे जो खुद बहुत, मैं अब 2 मिनट समय ले रही हूँ ज़्यादा, पता नहीं इसके पहले मैंने सुना नहीं, बहुत शिक्षित नहीं थे। जब एलिस कॉलेज खुला और बाबू लंगट सिंह जी और उसमें और भी कुछ लोग थे जिसमें मेरे दादी ससुर भी थे, रघुनाथ दास जी, और उन लोगों ने फर्स्ट डोनेशन दे के, ये मुझे जब अभी उनका शताब्दी मनाया गया तो मुझे बहुत सी जानकारी मिली इन सब के विषय में, जो खुद शिक्षित नहीं थे। शिक्षा के क्षेत्र में उनका एक बहुत ही प्रयास था और उसमें ये नो का था, लेकिन आज उसकी हालत देखकर ये बहुत तकलीफ लगती है। मेरे ग्रामीण क्षेत्र में भी जो एक कॉलेज खुला, भवन गिर भी रहा है प्रयास से, सरकारी प्रयास से, जब तक उसको मरम्मत करने का प्रयास करती हूँ मैं माननीय राज्यपाल महोदय जी को लिख के। लेकिन शिक्षकों का क्या करूं, जहां विद्यार्थी अगर 2000 है और शिक्षक मैं 3 है। उषा जी, आपका ये ध्यान, बस आपने जो शिक्षा और शिक्षकों का जो अभी सवाल उठाया है, मैं अनुपमा जी के पास जाता हूँ। अनुपमा जी, हमारे बिहार के एजुकेशन में एक डेडिकेटेड शिक्षक और जिसे गुरु कहते हैं ना, उस परंपरा के मुझे लगता है कि शायद आखिरी कड़ी तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक मजबूत कड़ी है। अनुपमा जी बताएंगी कि अनुपमा जी, बिहार के एजुकेशन की जो इस तरह की बदतर स्थिति के बीच आप जैसे शिक्षक जिस स्कूल में हैं और जहां हैं, उस स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाने का जो आपका जद्दोजहद है, क्या इस आपके व्यक्तिगत प्रयास में समाज भी है, सरकार भी है, या आपका जुनून है? अनुपमा जी। शुरू तो अकेले ही कर जी सर, शुरुआत तो अकेले ही करना पड़ा सर। और मैं राजकीय मध्य विद्यालय बी शिक्षक हूँ। इसी सरकारी स्कूल की तो सभी की नजर में है कि कितनी खराब स्थिति है और किसको दोष दिया जाए, मैं को दोष नहीं देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने फर्ज को देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ अपने स्तर से, जितना प्रयास हो सकता है। सिर्फ सरकार के भरोसे हम लोग रहें तो बहुत सारी स्थिति हम लोग नहीं बदल सकते, क्योंकि जहाँ शिक्षा की प्राथमिकता ही नीचे है तो फिर वहां से उम्मीद कितनी की जा सकती है कि वो स्थिति कितनी अच्छी हो सकती है। लेकिन मैंने अपने स्तर से जो प्रयास किया, तो शुरू में तो सोसाइटी का भी सहयोग नहीं मिलता है, क्योंकि सोसाइटी अगर बेहतर रहती शिक्षा व्यवस्था के साथ, सरकारी स्कूलों के साथ, तो आज बिहार में ये स्थिति होती ही नहीं शिक्षा की। हर लोग अपने अपने कर्तव्य को अगर देखते रहते तो स्थिति बहुत अच्छी होती।
तो हम लोगों ने प्रयास तो खुद के स्तर पे न सके हम कुछ किया न के किया। पहले हम लोगों ने सोचा कि हम अपने प्रयास से, अपनी क्षमता से जितना हो सके उतना बदलने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने शुरू किया, हमारा स्कूल परिवार, हमारे प्रिंसिपल, सारे लोगों ने, हम लोग एकजुट होकर के कि हम पहले प्रयास करें और बच्चों के बीच वो मोटिवेशन, वो शिक्षा का महत्व और उनका भविष्य क्या कैसे होगा और कौन उसका रखवाला है, ये सारी समझ को लेकर के हमने जब काम शुरू किया तो स्थितियां बदलनी शुरू हो गई। जब स्थिति बहुत तेजी से बदलने लगी हमारी, तो फिर सोसाइटी भी हमारे साथ हुआ। ऐसे तो सोसाइटी का कहना है कि सरकारी स्कूल है, इसमें तो सरकार सारा चीज करती है, सोसाइटी का कोई दायित्व नहीं बनता है। लेकिन हम लोगों ने सोसाइटी को जोड़ा और अब सोसाइटी भी हमारे साथ है, तो मजबूती से हम लोग एक शिक्षा के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। बढ़िया अनुपमा जी, मैं आप ही की बात को लेके, सुबोध जी हमारे साथ हैं, वहाँ पत्रकार हैं और एजुकेशन पे काफी अच्छा उनके पकड़ होती है। मुझे लगा उनकी कई चीजें मैंने पढ़ी है रिपोर्ट। सुबोध जी, ये शिक्षा मित्र का मुझे लगता है कि 2003-2004 मुझे याद नहीं है कि जो बिहार सरकार ने स्कूलों में टीचर्स और बच्चों का जो एक गैप है उसको कम करने के लिए ये शिक्षा मित्र का एक नया प्रयोग किया था। मानदेय कुछ देके ऐसे शिक्षकों को नियुक्त करते थे ग्रामीण स्तर के उसमें, और ये शिक्षा मित्र का जो ये चला ट्रेंड बिहार में, वो इतना पॉपुलर हुआ कि अब मुझे लगता है कि बिहार के प्राथमिक स्कूलों का जो सारा कोर है एजुकेशन का, वो शिक्षा मित्र के ही हाथ में है और सब कुछ उन्हीं के हाथ में आ गया है। तो क्या बिहार सरकार ने एक तरह से प्राइमरी एजुकेशन को लेके अपना पल्ला झाड़ लिया है, या वो चाहते ही नहीं है कि बिहार में एजुकेशन का जो क्वालिटी है, वो क्वालिटी जो पिछले 10 साल पहले जो उषा जी कह रही थी, वो उसके लायक भी नहीं हो पाए? ऐसा क्या रीजन है ये शिक्षा मित्र के भरोसे बिहार का प्राथमिक शिक्षा है? देखिए, मैं 2 बातें कहूंगा, बस 2 से 4 मिनट लूंगा आपका। पहले तो ये, इस कार्यक्रम में आपने अभयानंद सर को आमंत्रित किया, ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे लोग एसेट्स हैं सोसाइटी के लिए, बिहार के लिए एसेट्स हैं, जो सेवा में रहते हुए ही शिक्षा को बढ़ा रहे हैं। नौकरी तो उन्होंने की, नौकरी सब लोग कर रहे हैं, मैं भी नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं कितना समय लोगों को पढ़ा पाता हूँ, कितना लोगों के लिए समय निकालता हूँ। उन्होंने उन बच्चों के लिए समय निकाला जिनको पूछने वाला कोई नहीं, बेहद गरीब, कमजोर, पढ़ने में तेज, लेकिन माहौल नहीं है। तो सर ने समझा, वो माहौल दिया, बच्चे पढ़े और बहुत सक्सेस हुए। हमारे यहाँ के भी काफी बच्चे उनके यहाँ पढ़े हैं और सक्सेस हो रहे हैं। प्राइमरी शिक्षा में सरकार का एक कंसेप्ट आया था, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान के तहत बजट अलॉट हुआ, पैसा मिल गया। अब सरकार के पास पैसा तो आ गया, लेकिन उसके पास एक समय सीमा है। इस पैसे को कैसे जल्दी जल्दी खर्च कर दिया जाए। खर्च करने के लिए उन लोगों ने शिक्षक की बहाली कर दी। अब शिक्षक की बहाली हुई पंचायत स्तर पे। बहाल कौन कर रहे थे? मुखिया जी। तो मुखिया जी किसको बहाल करते हैं? वो अपने चचेरे भाई को बहाल करते, भाभी को बहाल करते, साली को बहाल करते, बहाली हो गई। तो जब आपने बहाली की प्रक्रिया ही दूषित कर दी, तो फिर आप क्या उम्मीद कर रहे थे कि क्वालिटी शिक्षक आपके पास कैसे आएंगे? उसमें से कुछ अच्छे शिक्षक आए, पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन उसमें काफी संख्या ऐसे शिक्षकों को हुई जो पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले नहीं थे। आप देखेंगे तो हमारे जिले में ही कई शिक्षक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे दर्ज है। कार्रवाई क्या हुई? कुछ नहीं। वो स्कूल जाते हैं, घूमते हैं, आंदोलन में शामिल रहते हैं। 10-10 FIR है। FIR आंदोलन का नहीं है, FIR उन पे किसी पे छेड़खानी का है, किसी पर गबन का है, किसी पर मारपीट का है, किसी पर दंगा का है। शिक्षक से उम्मीद कर सकते हैं उन पर FIR होगा? मैं नहीं उम्मीद करता हूँ। मुझे जिन शिक्षकों ने पढ़ाया, मैं आज भी उनको देखता हूँ तो सर झुक जाता है। अच्छा, ये सुबोध जी, ये तो समाज में ऐसा हर में अपवाद है। शिक्षक और शिक्षक तो हमारे आदर्श हैं, गुरु हैं, हम उनको ब्लेम नहीं कर सकते। हड़के में ब्लैक शिप हर जगह है, वो चाहे वो किसी सेवा में हो, किसी प्रोफेशन में ऐसा हो सकता है। मैं डॉक्टर NK वैदिक के पास आता हूँ जरा। वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी हैं, और हम सबसे पहले सर से ये जानेंगे कि हमने एक बिहार की झांकी उनके सामने में रखी है एजुकेशन को लेके, और मुझे लगता है कि दिल्ली में भी ऐसे हजारों बिहार के जो नौजवान हैं, स्टूडेंट हैं, उनसे पाला पड़ा है।
मैं सर एक देश के रूप में अगर आपको बताऊं तो ऐसे बिहार से जहां गरीबी का, जहां एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना लो है, जहां इस तरह की सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा क्या रीजन है जब आप बच्चों को, बिहार के बच्चों को मिलते हैं तो आईएएस होने में, आईपीएस में, आईआईटी में, मेडिकल में इन बच्चों का जो सीट नंबर्स है वो सबसे ज्यादा होता है। इसके पीछे आप क्या रीजन देखते हैं? आप इतने सालों, 30-40 साल से ऐसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उस बच्चे को साहित्य को अच्छी तरह से समझते हैं, फर्क क्या है और स्टेट में और बिहार में डॉक्टर साहब? बंसु जी, मैं पहले की चर्चा से जुड़ना चाहूंगा कि शिक्षा का स्तर बिहार ही नहीं पूरे देश का यही हाल है। मैम ने जैसे कहा कि प्राइवेट स्कूल्स अच्छे हों बिल्कुल। और नहीं होते, हाँ फीस ज्यादा होती है जरूर। और जब हमने शुरू किया था बिहार पटना में इंस्टीट्यूट, तो हिंदी के बच्चों को हम चाहते थे कि एक 200-300 वर्ड्स लिख के बताएं, शुद्ध हिंदी में नहीं लिख पाते थे। उज्ज्वल लिखना नहीं आता, मैं कहता था रुपया लिखो, उनको छोटा और बड़ा राहु की मात्रा का नहीं पता लगता था। मैं फिर कहता जेब से नोट निकालो देखो। तो शिक्षक का जो स्तर है, शिक्षक कौन बनता है? जिनको कोई रोज, बिहार में तो सरकारी नौकरी में आप जो है चपरासी भी होंगे तो आपको ऑफिस में जो है थोड़ी इज्जत मिलेगी, शिक्षकों की तो इज्जत नहीं है। तो जब तक शिक्षक का जो रोजगार है उसको प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी समाज में, शिक्षा का स्तर भी नहीं सुधरेगा। और दूसरी बात कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूं कि कोई भी देश अगर शिक्षा और स्वास्थ्य की तरफ ध्यान नहीं देता तो वो देश, उसका कुछ नहीं हो सकता, और वही हाल हो रहा है। तीसरी बात क्या है कि जो भी लोग आ रहे हैं बिहार से, अब वो लोग हैं या तो जो संपन्न हैं आर्थिक दृष्टि से, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें जज्बा है, नहीं है संसाधन, यहाँ आकर के ट्यूशन करते हैं, कुछ पार्ट टाइम करते हैं, लेकिन सब लोगों में ये भावना भी नहीं होती। तो अगर आपका विल पावर स्ट्रांग है तो रास्ता तो मिल जाता है। जरूरी नहीं है कि आप आईएएस ही बने, नहीं बन पाएंगे तो स्टेट सर्विसेज में चले जाएंगे, और भी बहुत सारे विकल्प हैं। लेकिन अब जो वहां का वहां रह गया, वहां की शिक्षा पद्धति की, मैं बताया ना कि आप ही के यहाँ तो है वो जो रांची का जो स्कूल है, तो ऐसे स्कूल क्यों नहीं होते नेतरहाट में? तो सबसे बड़ा मैं तो दोष हमेशा समाज को देता हूं पहले, फिर पॉलिटिशियंस को देता हूं। समाज ने कभी नहीं सोचा मैं और मेरा परिवार, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, तो कैसे होगा इससे, भला बताइए। बिहार को जो है या पूरे देश को जरूरत क्या है कि हमें ये जो संकुचित दृष्टिकोण है, मैं और मेरा माहौल, जब तक इससे बाहर नहीं निकलेंगे तब तक नहीं होगा। और जहां तक शिक्षा की बात है, हमारे दो मित्र जो हैं, जो अभयानंद जी और अनुपमा जी जो कर रहे हैं, अगर किसी तरह की कोई वित्तीय अड़चन है तो मैं थोड़ी बहुत भूमिका निभा सकता हूँ, मुझे अच्छा लगता है इस तरह से। आमतौर पे जो है करने वाले बहुत होते हैं, हाथ भी मिल जाते हैं, या तो क्षमता नहीं होती मन होते हुए भी, क्योंकि आपके यहाँ का स्कूल सिस्टम ही ऐसा है। जैसे भोजपुरी में एक वचन और बहुवचन जो है उसमें अंतर लोग नहीं करते आमतौर पे, आधे अक्षर और पूरे अक्षर में नहीं करते। स्कूल में भी यही कुछ चलता है, फिर कॉलेज में भी यही चलता है। तो जो असर की रिपोर्ट होती है कि 8वीं का बच्चा 5वीं और 5वीं का बच्चा दूसरी नहीं पढ़ सकता, तो बिहार जो है, ईस्टर्न यूपी और बिहार उसका केंद्र है मुख्य रूप से। तो भाषा जो है, वो कहते हैं हाय हिंदी की जगह मैं तो हिंदा लिख गया, भैंस को पशु की जगह मैं तो परिंदा लिख गया। तो शिक्षक जो है उसका सुधार आपको करना जरूरी है, शिक्षक की गुणवत्ता होनी चाहिए, शिक्षक की प्रतिष्ठा होनी चाहिए। उषा जी बताएंगी, हम लोग अपने प्राइमरी टीचर्स तक के नाम जानते, आपकी पीढ़ी के लोग क्या अपने कॉलेज के टीचर्स के नाम भी जानते हैं क्या? बिल्कुल। मुझे वो अनुशासन की बात में, सॉरी जी, ललिता प्रिंसिपल हुआ करती थी कॉलेज में, और मैं उस समय ग्रेजुएट थी। आज वो मेरे दिमाग में है, और वो शिक्षक की एक का व्यक्तित्व होता है। अमित अभयानंद जी को जोड़ के देखना जी, कि जो शिक्षा
अब यहाँ LS कॉलेज ठाकुर जी, लेकिन आज बीच में का सम्मान है वो छोड़ गया है। लेकिन आज शिक्षक, बहुत से शिक्षक ऐसे हैं, आपका विषय है आज कि वो गुमनाम की जिंदगी रहे। क्यों? उनको पूछने वाला कौन है? देखो इस चीज के वो यहाँ पर ऊपर प्रहार हो रहा है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्राइवेट हो, उच्च शिक्षा हो, शिक्षा का स्तर जो है वो अभी शिक्षक, मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैंने पहले भी कहा कि जो बहाली का स्तर उसमें बहुत गिरावट उषा आती जी, है। लेकिन उषा जी, मैं बेसिक सवाल दूसरा पूछना चाहूंगा। आप बिहार के सियासत से जुड़े हुए हैं, आप MP रहे हुए हैं, आप मिनिस्टर रहे हुए हैं, आप बिहार को हम लोगों से ज्यादा जानते हैं। आजादी के 74वां साल अभी हम लोग बिता रहे हैं, 75वां साल में हम जा रहे हैं। बिहार के कई ऐसे गांव हैं, बिहार के ऐसे कई पंचायतें हैं जहां आज तक प्राइमरी स्कूल नहीं खुले हैं। आप उसका सब्स्टिट्यूट आंगनबाड़ी से ढूंढ रहे हैं, आप उसका सब्स्टिट्यूट मदरसा से ढूंढ रहे हैं, संस्कृत विद्यालय से ढूंढ रहे हैं। तो ये क्या मजाक नहीं है? इस सिस्टम ने क्या बिहार के साथ मजाक नहीं किया है अब तक? जो आप इस देश के एक स्टेट में, एक गांव में एक स्कूल नहीं खोल पाए हैं, क्या ये मजाक नहीं हुआ है? इस सियासत ने मजाक नहीं किया है उषा जी? बिल्कुल, शिक्षा का ये स्तर जो ये मजाक बन के रह गया है। मैंने पहले ही कहा है कि यहाँ पर अभी शिक्षा का स्तर काफ़ी गिर गया है। हम उसको जिस तरह से नाप रहे हैं, देख रहे हैं, चाहे उच्च शिक्षा का हो, सीनेट है, सिंडिकेट है, जो लोग इस पॉलिसी को बनाते थे, आज बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना कैसे हुई? मुझे याद है कि जब पटना में बिहार विश्वविद्यालय था और उसको लाया गया, क्योंकि यहाँ शिक्षा का स्तर को सुधारने की आवश्यकता थी। उत्तर बिहार एक केंद्र रहा, जबकि यहाँ पिछड़ेपन भी थे, काफ़ी जिन करने की ज़रूरत थी। इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, यहाँ पर महंत दर्शन दास कॉलेज खुला, RDS कॉलेज खुला। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में मैंने बताया कि राघव प्रसाद सिंह बहुत से हैं। कानपुर कॉलेज खुला, लोगों ने सैकड़ों बीघा दान किया, भवन दिया कि इसमें आज वो स्तर कहाँ है? वहाँ शिक्षक नहीं है, बच्चे को एजुकेशन है, लड़कियाँ बहुत दूर जाती हैं, फिर भी उनको वहाँ पर विषय के शिक्षक नहीं मिलते हैं। तो ये स्तर की गिरावट, ज्ञान कहाँ से देंगे वो शिक्षक? ज्ञान देने के लिए आपका ये विषय है कि शिक्षक तो प्रकाश पुंज हैं। अभी अभ्यानंद जी भी हैं, कितने बहुत लोगों अच्छा, को किया है, बहुत अच्छा लेकिन उषा जी। प्रकाश पुंज ही नहीं रोशनी दे पाएगा तो बच्चे कहाँ से शिक्षित होंगे? बच्चों को हम क्या दोष दें? आज कोरोना के समय में जितना मैं स्कूल में बैठी हूँ, यहाँ मेरा घर है, अभ्यानंद जी आए, मैंने पहले भी कहा, इसके आधे हिस्से में एक स्कूल चलता है। बच्चे बहुत उत्साहित होके, लेकिन किनके पास स्मार्टफोन है जो अपनी शिक्षा को कर पाए? आपने वेद साहब ने बताया है कि वो लिख नहीं पाते हैं, एक शब्द नहीं हिंदी का लिख पाते हैं। ये सही बात है, बिल्कुल सही है कि बच्चे नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ पर। तो हमें उसके लिए संकल्प लेने की ज़रूरत है, बहुत संकल्प लेने की ज़रूरत है, और उस संकल्प के साथ सबको काम करने यहाँ तो मैं बहुत सही बात। बैठी क्या हूँ हमारे आपसे। साथ उषा जी, हमारे साथ अनुपमा जी हैं क्या? अनुपमा जी हैं क्या हमारे साथ, या अभ्यानंद जी शायद नेटवर्क में नहीं आ रहे हैं? अभ्यानंद जी का अमित? नेट थोड़ा सा प्रॉब्लम, अभ्यानंद जी का नेट प्रॉब्लम कर रहा है। और अनुपमा जी का? उनको भी दिक्कत कुछ आ रही है वो। चलो तो दोबारा, तब तक मैं एक बार सुबोध से ले लेता हूं और मैं डॉक्टर साहब वैद साहब के पास जाता हूं, उसके बाद हम फिर अनुपमा जी के पास आएंगे। सुबोध, मुझे एक चीज बताइए, आप बिहार में हैं और आप काफी एक्टिव हैं इन चीजों को बहुत करीब से देखने का। अब मुझे ये बताइए कि इस बिहार में हो क्या रहा है? बिहार में सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं हमारे के सामने में, अभी दूसरी पीढ़ी के सारे युवा तुर्क लीडर हैं, और मुझे लगता है
कि वो लोग ही आने वाले टाइम में सत्ता संभालेंगे, चाहे किसी भी पार्टी के हों। लेकिन किसी के पास में कोई आइडिया नहीं है बिहार को समझने का, कि किसी के पास कोई आइडिया नहीं है कि बिहार की इतनी बड़ी आबादी जो है, उस बड़ी आबादी के लिए बिहार में रिसोर्स क्या है। और रिसोर्स के मामले में बिहार में अगर सिर्फ एजुकेशन है, जिसको लेके अगर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे तो बिहार किसी भी स्टेट से आगे हो सकता है। आज आपके बिहार के जो मैक्सिमम लोग बिहार से बाहर हैं, वो सिर्फ क्वालिटी एजुकेशन के दम पे ही है या स्किल लेबर के दम पे है। तो बिहार में क्या ये जो नई पीढ़ी का जो आप लीडरशिप देख रहे हैं, उससे आपको एक उत्साह बढ़ रहा है कि एजुकेशन के लिए लोग सोच रहे हैं, या उनके दिमाग में भी कुछ आइडिया नहीं है जैसे पुराने लीडर्स हमारे हैं, कोई एजुकेशन के बारे में किसी के पास कोई आइडिया नहीं है लीडरशिप में? इसके पीछे रीजन क्या है? वोट बैंक? देखिए, शिक्षा का जो क्षेत्र है और उसमें जो लोग जुड़े हुए हैं, 18 साल से कम उम्र के बच्चे जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई में लगे हुए हैं, उनके बारे में सोच के नेताओं को विशेष मिलना नहीं है। वो मान के चल रहे हैं कि ये तो फिर आगे बढ़ेंगे तो वोटर बनेंगे तो किसी को वोट देंगे ही, और वोट देने का आधार कोई योग्यता तो है नहीं। वोट देने का आधार कोई योग्यता नहीं, किसी खास जाति पर, किसी खास दल पर या किसी खास कारण से आपको दे रहा है, तो उस पर वो मेहनत क्यों करेंगे, क्यों आपको पढ़ाएंगे? और सब पढ़ लिख जाएंगे तो झंडा कौन झंडेगा? कौन आपके नारेबाजी लगाएगा? कौन आपकी बैठकों में जाएगा? कौन आपका वो प्रखंड मोर्चा और मंच का अध्यक्ष बनेगा? अभी कोई एमएससी का लड़का जो एमएससी का टॉपर होगा, वो किसी पार्टी में जुड़ के कोई जिलाध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष बनेगा? कभी नहीं बनेगा। तो उस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। ये तो इतना कुछ बचा हुआ है, वही बड़ी बात है। राजनीतिक दल अगर, चलिए मैं डॉक्टर साहब से ले लेता हूँ एक सवाल आपके ही इसी बात पे। सुबोध जी, मैं अभी लेता हूँ। डॉक्टर साहब, पिछले 30-40 साल से आप इस ज्ञान की परंपरा में सेवा दे रहे हैं, और दिल्ली जैसे राजधानी में आपके पास पूरे देश के बच्चे आते हैं। आपने पूरे देश के बच्चे का जो एक मिजाज है, उनकी ललक है, उनका जो स्ट्रगल है, उसको करीब से देखा है। भारत जैसे देश में अब ग्लोबलाइजेशन के बाद एक बड़ी संभावना बनी है। अब जो कोई बच्चे हैं हमारे दूर रिमोट के गांव के बच्चे भी अपने को एक सपना देखते हैं कि ग्लोबल विलेज का हिस्सा है। वो बिहार से अब दूर, देश से भी दूर, विदेश का अपना एक आइडिया लेके चलते हैं। अगर बिहार के किसी गांव के बच्चे को गूगल में नौकरी हो रही है, याहू में नौकरी हो रही है, माइक्रोसॉफ्ट में हो रही है, तो आप ये हैरान करने वाली बात है कि बिहार के बच्चों का इंट्रोडक्शन अब वहां तक है। वो पटना में नीतीश कुमार या किसी आरजेडी या किसी पॉलिटिकल पार्टीज के भरोसे में नहीं है। तो इस दौर में जो डॉक्टर साहब बच्चों का एक बड़ा आकार बढ़ा है, बड़ा बाजार मिला है, क्या बच्चों में इन सब चीजों को लेके एजुकेशन में गवर्नमेंट को ज्यादा इन्वेस्ट करने की जरूरत है, या एजुकेशन इसी तरह से चलती रहेगी, बच्चों अपने जिद पे, बिहार के हों या यूपी के हों या पूरे देश के कहीं के हों, गरीब बच्चे अपनी जगह बनाते रहेंगे? डॉक्टर साहब। बंधु जी, मैं आपकी बात से शुरू करूंगा। आपने कहा गांव में स्कूल नहीं खोल पाई सरकार। मैं इस बात को नहीं मानता। ये एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है। सरकार ने खोला या नहीं खोला, खोल पाई का क्या मतलब? ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इच्छा शक्ति अगर है, नीति है और नियत है तो सब कुछ करती है सरकार। अब कोई भी काम देखिए, अगर सरकार की नियत होती है तो तुरंत हो जाता है। अब पढ़ लिख करके आप सरकार से प्रश्न करेंगे तो भाई क्यों पढ़ने लिखने पे पैसा खर्च करें? आप विकास की बात करते हैं, आप बिहार के लोगों की बात करते हैं। जितने लोग सक्षम हैं बिहार में और बिहार के बाहर, अगर सरकार की नीति ना भी हो, समाज की नीति भी हो, तो बहुत सारे ऐसे लोग जो बिहार से हैं वो योगदान देने को तैयार हो जाएंगे। फंड जनरेशन के मामले में, एक्सपर्टीज के मामले में, जितने भी विदेशों में फैले हैं। जैसे लोग कहते हैं कि चीन का विकास इसलिए हो गया क्योंकि वहाँ कम्युनिज्म था। 1970s में चीन हम जैसा ही था। जब उन्होंने शुरू किया तो जितना उनको फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहिए था, 75% जो चाइनीज बाहर रहते थे उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। तो वो भावना क्या बिहारियों में नहीं होगी? बहुत से लोग ऐसे हैं जो करना चाहते हैं लेकिन भरोसा ही नहीं है सरकार पर। सरकार पर नहीं भरोसा है तो समाज जिम्मेदारी ले खुद।
छोटे छोटे गुट बना करके गांव के स्तर से लेकर के आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता, पर कोई नहीं सोचता। समस्या वही है सारी। डॉक्टर साहब, लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये भी है कि अगर मान लीजिए, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं कि हमारे यहाँ गया के पास में एक पटवा टोली ऐसा कुछ गांव का नाम है, वो ट्रेडिशन वहां पे जुलाहे का काम होता रहा है। आज डॉक्टर साहब उस गांव में ऐसा कोई फैमिली नहीं है जिस घर में एक IIT इंजीनियर नहीं है, और ये किसी सरकारी मदद से और किसी चैरिटी और किसी NGO से नहीं हुआ है, ये गांव के लोगों ने खुद किया है। एक बच्चा जब वो निकलता है, तो जब वो वापस आता है तो उसकी कोशिश होती है कि गांव के दूसरे तीसरे बच्चे को भी वो ट्रेंड करे, जो कल की भावी पीढ़ी के लिए वो भी एक तैयार हो। तो एक बच्चा अपने आप में एक गुरु भी होता है और वो अपने आप में एक शिक्षक, ये स्टूडेंट भी होता है। तो ये जज्बा तो है, मुझे लगता है कि इस जज्बे की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सरकार उस मोमेंटम को, उस एस्पिरेशंस को सरकार समझ नहीं रही है। डॉक्टर साहब, मेरा ये कहना है कि जब आप, मेरे साथ में एक अनुपमा जी आ गए हैं, बहुत देर से नेटवर्क उनका जा रहा है। डॉक्टर साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए अनुपमा जी, कि बिहार उनको जाने कि एक गांव की अनुपमा किस तरह से कोशिश करके, जद्दोजहद करके, जहां बिहार के अभी भी सबसे ज्यादा जो ड्रॉप आउट है बच्चों में, वो सबसे ज्यादा बिहार में ही है। अगर आप कहें कि डॉक्टर साहब, अगर 5 से लेकर 14 साल तक के बच्चों में कम से कम 30 से 32% बच्चों का जो ड्रॉप आउट है वो बिहार में है, चाहे सरकार कितना भी मिड डे मील का इसमें अनाउंसमेंट कर दे, और 2 साल से तो कोरोना में बंद ही पड़ा हुआ है, पूरा एजुकेशन ठप है। अनुपमा जी, आपने अपने स्कूल के बच्चे को कैसे एक नेशनल इंटरनेशनल सीन पे लाने की कोशिश की है और जद्दोजहद की है, उसी स्कूल में जहां आपको चारों बगल से सपोर्ट करने के बजाय बहुत सारे लोगों ने वहां प्रॉब्लम भी खड़ा करने की कोशिश की है। कैसे लड़ती हैं आप? अनुपमा जी, मेरी आवाज आई आपके पास? नहीं आ रही शायद। हेलो, नहीं आ पाई सर। है बहुत इंटीरियर है अनुपमा जी का, वो जहां से वो बोल रही हैं, जहां से हैं वो, मुझे लगता है कि वही नेटवर्क का ही प्रॉब्लम है, बीच बीच में नेटवर्क चली जाती है। लेकिन मैं तो सैल्यूट करता हूं कि सर आज की तारीख में इनका स्कूल है, वो चाहे किसी भी आर्ट हो, एक्टिविटीज हो, टैलेंट हो, हर चीज में अव्वल में इनका स्कूल का परफॉर्मेंस है। और अगर ये एक शख्सियत, एक महिला के शिक्षक ने अपना, जबकि स्कूल में जो गांव का और आसपास के लोगों का बहुत कुछ ज्यादा सपोर्ट नहीं होता, इसके बावजूद भी कि अनुपमा सबसे जो डाउन टू अर्थ के बच्चे हैं, सबसे जो को इस करती रही है के साथ अनुपमा के साथ में पूरे देश की अगर आप देखें, और देश में जिस तरह से बजट एलोकेशन है, अभी भी सरकारें कोशिश की है, सरकारें की तरफ से आप कहें तो अभी 7 ये IIT से लेके 23 IIT हो गए हैं, इतने IIM हो गए हैं, कई फैसिलिटीज बढ़ी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की कोशिश की गई है। लेकिन क्या प्राइमरी एजुकेशन को लेके जब तक आप स्किल्ड बच्चे को एजुकेशन के रूप में ट्रेन नहीं करेंगे, तब तक क्या ये किसी तरह का रिजर्वेशन, किसी तरह का आरक्षण क्या कोई काम आएगा जब तक बच्चे उस लायक नहीं बनेंगे? डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं IIT खुल गई, ये खुल गया, आपको पता है डॉक्टर साहब का भी नेटवर्क क्या? अनुपमा जी, क्या मेरी आवाज आ रही है? अनुपमा जी, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? जी आओ, ग्रेट। जी अनुपमा जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि अनुपमा जी,
जितना स्ट्रगल कर रही हैं अपने इलाके में बच्चों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए, अपने बच्चों को घर घर से ढूंढ ढूंढ के स्कूल तक पहुंचाने के लिए, उस इलाके में जहां सबसे ज्यादा बच्चों का ड्रॉप आउट है, लेकिन आपने बच्चों को स्कूल छोड़ने का कभी ऐसा मन नहीं बनने दिया। इस तरह की जिद जो आपकी है, क्या इसमें आपका कोई सामाजिक सरोकार भी आपको मिलता है, या आप इन कठिनाइयों को अब सहना सीख गई हैं और आप आगे अपना काम मंजिल पाने की कोशिश करती रहती हैं? लास्ट का थोड़ा फिर से बोलेंगे सर, आवाज नहीं आ पाई थी। मैं ये कह रहा हूं कि ये जिस तरह की कठिनाई है आपके सामने में, जहां के आप आती हैं और जिस तरह का वहां माहौल है, उसके बीच में एजुकेशन को लेकर ज्यादा लोगों में उत्साह नहीं है। उन सब जगहों में आपका जो एक जिद है स्कूल को लेके, एजुकेशन को लेके, बच्चे को कम से कम ड्रॉप आउट होने को, बच्चों में क्वालिटी एजुकेशन देने को लेके, क्या इसकी चीजें की स्थिति समाज में बन रही है, क्या आप अपने जिद से आगे बढ़ रहे हैं? लास्ट आवाज आ ही नहीं पाती है सर। जी आप बताइए। मैं लास्ट का 2 लाइन सिर्फ बताएंगे सर। बस मैं ये कह रहा हूँ कि आपने लास्ट वाला 2 लाइन जारी रखा है एजुकेशन का, कितने समाज देख रही, समाज आपके साथ में है, या आप अपने जिद से या आप अपने एक संकल्प से इस एजुकेशन के उस मुकाम को छूना चाहते हैं? सर मैं जब समाज में देखती हूँ ऐसे बच्चों को जिनके सपने तो हैं, लेकिन उनको भी पता नहीं है कि उनके सपने क्या हैं, कैसे उसको पूरा करना है, और उनके माता पिता जो भी हमारे स्कूल से बच्चे जुड़े हुए होते हैं। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ हाँ आ रही है, बोलिए ना। मेरी आवाज जा रही है सर? हाँ बिल्कुल जा रही है। आप उन तमाम परेशानियों का भी जिक्र कीजिए जो बिहार के, मुझे लगता है कि और स्कूल के लिए एक आइडियल होगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जो बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं सर, उनके माता पिता, अधिकतर माता पिता ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं। उनको शिक्षा का वैल्यू नहीं पता है कि शिक्षा से जीवन में क्या बदलाव आ सकते हैं। वैसे लोगों के बच्चे और वैसे लोगों के साथ हम काम करते हैं और उनको समझाना काफी मुश्किल होता है। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा पहले हुआ करता था कि बच्चे स्कूल आए। बच्चे स्कूल ही नहीं आते थे, और बच्चे जब स्कूल आ जाएं तो फिर उनका ठहराव हो। वह स्कूल का जो 3 बजे तक का रूटीन है, उस रूटीन तक बच्चे रुके और सारी घंटी बच्चे पढ़ाई करें। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे साथ ही नहीं, तमाम स्कूलों के साथ यही चैलेंज होता है। तो हम लोगों ने पहले इस पे काम किया कि बच्चे हमारे स्कूल आए। तो बच्चे कैसे स्कूल आएंगे, इसके लिए संपूर्ण विद्यालय का वातावरण हम लोगों को बदलना पड़ा। बच्चों को बेहतर लगे उनका स्कूल, उनके अनुरूप विद्यालय को ढालना पड़ा कि उनको कैसे स्कूल में मजा आए और स्कूल छोड़कर वो जाना नहीं चाहे। तो हमने पहले इस पे काम किया और बच्चे फिर आना शुरू कर दिए। बहुत सारे बच्चे बोलते थे अपनी माँ को कि मुझे दूसरा स्कूल नहीं जाना है, जिस स्कूल में 9 बजे लाउड स्पीकर बजता है उस स्कूल में हमको जाना है। तो हमने ये चीज चेंज किया कि 9 बजे से पहले हम शिक्षक विद्यालय पहुंच जाएं और बच्चों का हम स्वागत करें अपने स्कूल में। बच्चे जब हमारे स्कूल में प्रवेश करें तो हम हंसते हुए उनका अभिवादन करें और उनको यह दिखाएं कि तुम हमारे लिए बहुत, तुम्हारी अहमियत है, तुम बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए हो। तो उनको लगा कि नहीं, मुझे भी कोई ना सम्मान देने वाला जगह है। तो बच्चे वहां आना शुरू कर दिए। बच्चे जब आने लगे तो फिर उनको स्कूल अच्छा लगने लगा और उनकी इच्छा के अनुरूप हम लोगों ने स्कूल को बनाया। तो पहला काम मैं तमाम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से तमाम अपने शिक्षक साथियों से भी कहना चाहूंगी कि अलग बदलाव के लिए बहुत हम लोग दिमाग ना लगाएं, बच्चों पे ज्यादा दिमाग लगाएं। तो बच्चे अगर बदल जाएंगे तो बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। तो बच्चे स्कूल आना शुरू कर दिए। उसके बाद लोगों की एक धारणा थी सर कि सरकारी स्कूल में बच्चे सिर्फ खाना खाने के लिए जाते हैं, खाना खा लिया और बच्चे फिर वहां से गायब हो गए। बहुत जगह ऐसी स्थिति होती भी होगी, लेकिन हमारे यहाँ भी थी पहले। फिर हम लोगों ने उसको चेंज किया कि बच्चे के दिमाग में ये आए
कि भोजन ही तुम्हारी प्राथमिकता नहीं है। जीने के लिए भोजन जरूरी है, लेकिन तुम्हारे जीवन में पहली प्राथमिकता शिक्षा की होनी चाहिए। तब तुम्हारी पीढ़ी तुम्हारे से ही चेंज हो जाएगी। तुम्हारे माता पिता ने जो नहीं किया, तुम्हारे माता पिता मजदूरी कर रहे हैं और कहीं वो किसी के अंदर काम कर रहे हैं, तुमको कंप्रोमाइज की जिंदगी जीनी पड़ रही है, हर चीज के लिए सोचना पड़ रहा है। तुम स्कूल खाना खाने के लिए मत आओ, तुम स्कूल अपनी जिंदगी को बदलने के लिए आओ। तो बच्चे में ये मोटिवेशन हम लोगों ने डाला और उन शिक्षा का अर्थ जब उनको समझाया, तो फिर वो जैसे गंगा में जब उफान आती है और वो पूरा काटते हुए अपना रास्ता बना लेता है, तो बच्चे सर वैसे ही अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिए। बहुत फिर अच्छा, कटनी वाह। है, खेती का समय है, खुरपी करने माता पिता जा रहे हैं। बच्चों ने विद्रोह अपने घर में किया कि मुझे भी ये काम नहीं करना है, इसलिए मुझे स्कूल ही जाना है और स्कूल से ही मेरे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और यकीन मानिए सर कि हमारे यहाँ बच्चे खाना खाने के लिए नहीं आते हैं, वो पढ़ने के लिए आते मैं हैं। आपको रोक रहा हूँ। एमडीएम बंद है। अनुपमा जी, मैं आपको रोक रहा हूँ। आपके यहाँ के एक दर्शक हमें लिख रहे हैं कि अनुपमा मैडम के स्कूल में खासियत यह है कि इनके विद्यालय में बच्चे सुबह 7:30 बजे से 6 बजे शाम तक लगातार विद्यालय में रहते हैं और कोई शिकायत नहीं करते हैं। ये आपने कैसे ये माहौल बनाया कि बच्चे, जहां पूरे बिहार में बच्चे एक भोजन के नाम पे कहा गया कि मिड डे मील का एक वहां अट्रैक्शन है इसलिए बच्चे आने लगे, बाद में पता चला कि सारे स्कूल के टीचर हैं सिर्फ भोजन में ही लगे हुए हैं। ये आपने जादू क्या किया? ये आपके वहां के एक लिख रहे हैं, दर्शक लिख रहे हैं कि अनुपमा जी के स्कूल में 7:30 से 6 बजे तक बच्चे रहते हैं और कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, स्कूल में वैसे ही पठन पाठन का काम चलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, सही लिख रहे हैं वो। 7:30 बजे से सर हमारे यहाँ हम लोगों ने कंप्यूटर क्लास बच्चों का शुरू कर रखा है। वो एक संस्था है सूर्योदय, एक अरुणिमा, और वो संस्था से हम लोगों ने बात की। वो संस्था कई जगह बच्चों को कंप्यूटर सिखाने का काम करती है, तो हम लोगों ने कहा कि हमारे बच्चे को भी अगर आप ये लाभ दें तो एक साथ बहुत सारे बच्चे सीख सकेंगे। तो उन्होंने हमारे विद्यालय में लैपटॉप दिया और कंप्यूटर शिक्षक भी दिया, और कंप्यूटर शिक्षक 7:30 बजे विद्यालय जाते हैं और मैं भी पहुंच जाती हूँ सर, हमारे प्रिंसिपल भी आ जाते हैं और 7:30 से 9 बजे तक बच्चे हमारे कंप्यूटर सीखते हैं। उसके बाद 9 बजे से हमारा सामान्य स्कूल का रूटीन शुरू होता है। 3 बजे हमारे विद्यालय में छुट्टी होती है और 3 बजे से 6:30 बजे तक किलकारी बिहार बाल भवन का एक केंद्र हमारे यहाँ चलता है, जहाँ बच्चे अलग अलग गतिविधि का ट्रेनिंग लेते हैं। तो 6 बजे तक उनका सामान्य रूटीन बच्चों का रहता है। बाकी जो बच्चे किलकारी से नहीं भी जुड़े हुए हैं तो उनको हम लोग खेल से फिर जोड़ कर रखते हैं। 3 बजे के बाद 2 घंटे अलग अलग तरह के खेल का अभ्यास बच्चों को करवाते हैं। बच्चे को खेल में काफी रुचि होती है, तो उनको लगता है कि नहीं, मेरा विद्यालय तो मुझे पढ़ाता भी है और फिर मुझे खेल भी खिलवाता है, तो फिर खेल का अलग से गतिविधि होता है। यानी 3 बजे के बाद कभी मेरे विद्यालय आप आएंगे तो लगभग 10-15 गतिविधि अलग अलग होते रहती है। कहीं बच्चे टाइकांडो कर रहे हैं, कहीं बॉल बैडमिंटन खेल रहे हैं, कहीं बच्चियां डांस सीख रही हैं, कहीं म्यूजिक सीख रही हैं, कोई टीम क्राफ्ट बना रहा है, कोई टीम पेंटिंग कर रहा है। ये इस ढंग से अलग अलग गतिविधियां बच्चों की, जो बच्चे जैसा करना चाहते हैं। कोई दौड़ का अभ्यास कर रहा है, कोई कबड्डी खेल रहा है, ये सारी चीजें। जी अनुपमा जी, मैं आपके ये सारी चीजें जो मुझे लगता है कि बिहार में एक नोवेल एक्सपेरिमेंट है, मुझे नहीं लगता है कि बिहार ने अभी तक आपको पहचाना है। मैं उषा जी को पूछता हूँ, उषा जी, आपने जीवन के मुझे लगता है 50-60 साल तो एजुकेशन को, बिहार के एजुकेशन को करीब से देखा है। क्या आपको कभी ऐसा अनुपमा मिला क्या किसी शिक्षक के रूप में? नहीं, जो इतनी एक्टिविटीज के साथ अगर अपने बच्चे को इंगेज रखा जाए तो निश्चित रूप से एक गांव में जो काम करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष हैं, उनको भी आफियत होती है कि उनका बच्चा एक सुरक्षित हाथ में रह के कुछ सीख रहा है, एक मौका मिलता है। और मैं तो कहूँगी कि हर प्राथमिक विद्यालय अभी बहुत जीर्ण अवस्था में है। मैं गांव जाती रहती हूँ, कई गांव में, 2 जिलों के गांव में तो देखते हैं ना, ताला नहीं खुलता। सिर्फ इलेक्शन के टाइम पे उसको आपको और शिक्षकों को भी आप इंगेज कर देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि प्राथमिक स्कूल और मध्य विद्यालय के शिक्षक
चुनाव आते ही उनकी का कहीं ना कहीं पदस्थापना होने लगती है। तो स्कूल चले तो कैसे चले, और उसमें अभी चुनाव है, बिहार में चुनाव है पंचायत स्तर का। अब शुरुआत हो गई है वहाँ पे चुनाव कराने के, बच्चों को छुट्टियाँ का एहसास अभी से होने लगा। तो अनुपमा जी हमारे सामने एक मॉडल के रूप में है और इससे ज़रूर सीखना चाहिए। लेकिन मैं खुद ही एक लाइब्रेरी और जो वैशाली ज़िले में है जाके भी मैं लिखती रही हूँ जिलाधिकारी को कि इसमें क्लासेज होना चाहिए, लेकिन क्लासेज शिक्षक की पदस्थापना नहीं होती है। मैं चाहती हूँ, बहुत अच्छा मैम, बिल्कुल। लेकिन ये संभव नहीं होता है क्योंकि एक शिकायत आती है और मुखिया जी अगर मैंने डॉक्टर साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि अगर वो लिखेंगे तब उनकी सैलरी मिलेगी, तो वो मोटिवेशन कहाँ है? मोटिवेशन बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा मैम। हम लोग के पास टाइम कम है, मैं एक एक सवाल ले लेता हूँ। मैं सुबोध जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि अनुपमा एक महिला है, उस इलाके की एक बेटी है, उनके पास में पारिवारिक जिम्मेदारी भी है, सरकारी स्कूल में काम करती हैं। इन सारे चीजों के बीच में जितना डिवोशन अनुपमा में अपने बच्चों को लेके, स्कूल के बच्चों को लेके है, मुझे लगता है कि एक शिक्षक से ज्यादा उनके अंदर में एक मातृत्व का भाव है कि पूरे इलाके के बच्चे पढ़ें, सशक्त हों, मजबूत हों। क्या बिहार में ये नियत के मामले में क्या और शिक्षकों में अनुपमा जी का आदर्श जो है वो क्यों नहीं हो पाता है? या सरकार जो है अनुपमा जैसे टीचर को एक रोल मॉडल क्यों नहीं बनाती है कि जिसको देखे? या मीडिया जो है, क्या कभी मेन स्ट्रीम मीडिया ने अनुपमा की इस एजुकेशन के डिवोशन और एक्सपेरिमेंट को क्या कभी अखबारों में, टेलीविजन में चर्चा की है कि बिहार में भी ऐसा हो रहा है? बेगूसराय के उस रिमोट गांव में, सिमरिया के आसपास उस गांव में यहाँ भी एक प्रयोग हो रहे हैं, ऐसा कभी कहा जाता है क्या? मीडिया में चर्चा होती है क्या? जी, पहले तो मैं अनुपमा जी के प्रयास को नमन करता हूँ। वाकई में बहुत शानदार आपने जो बातें बताई, मुझे लगा कि अन्य लोगों को भी इससे सीखना चाहिए। और है, ऐसे शिक्षक बहुत सारे हैं, हमारे यहाँ भी हैं। मैंने बहुत जगहों पर देखा है कि जो डिवोशन उनमें है, वो पढ़ाते हैं, स्कूल नियमित रूप से जाते हैं, सारी गतिविधियां कराते हैं, बच्चों के साथ अपने बच्चों जैसा व्यवहार करते हैं, उनमें कोई भेदभाव नहीं, पढ़ाने पर पूरा फोकस, स्कूल जाने पर ध्यान। लेकिन हमारे पास 1-2 अनुपमा होने से नहीं होगा, हमारे पास ऐसे सैकड़ों अनुपमा चाहिए। हमें वो आदर्श स्थापित करना होगा, तभी वो माहौल बदलेगा। सरकार सुविधा दे रही है, स्कूल भवन बना दिया हमने, सैलरी दे दी, कुछ व्यवस्था भी दे दी, लेकिन अनुपमा मैडम ने जो कहा, अनुपमा मैडम को कोई जगाने नहीं जाता कि मैडम आप 7:30 बजे स्कूल पहुंच जाइए, आप बच्चों को कंप्यूटर पढ़वा दीजिए। ये मैडम खुद करती हैं, ये खुद से ये समझती हैं कि ये मेरा जो दायित्व है मैं इसका निर्वहन करूं। और मैं देखता हूं कि जो लोग दायित्व का निर्वहन नहीं करते हैं, वही केवल शराब बातें करते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है। अगर मुझे बड़ा ताजुब लगता है सुबोध जी, मुझे ताजुब लगता है कि दिल्ली जैसे स्टेट में एक एनसीआर के स्कूल में, एनसीटी में आप देखिए कि यहाँ एजुकेशन को एक मॉडल बना के पूरे सारा पॉलिटिकल ये इशू बनाया जाता है, और वहाँ स्कूल एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल को एक एजुकेशन का आप ये समझिए कि पूरे स्टेट में आम आदमी पार्टी की सरकार उसको लेके जा रही है कि हमने स्कूल को ऐसा किया है, जबकि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इनके पुराने हैं, सारे स्कूल को मिले हुए हैं। ये इसलिए हो रहा है कि वो शिक्षक को और शिक्षा को लाइमलाइट में रखने की कोशिश तो कर रहे हैं। बिहार में कितने स्कूल को आज के दिन में शिक्षक दिवस के रूप में अनुपमा जैसे कितने शिक्षक को याद किया गया है, मुझे नहीं पता। लेकिन जब आप ऐसे शिक्षक को याद नहीं करेंगे, उसको एक रोल मॉडल नहीं बनाएंगे, मैं डॉक्टर साहब आपके पास आता हूं कि डॉक्टर साहब, बिहार की बात जब कभी भी आप सुनते होंगे या आप अखबारों में पढ़ते होंगे, तो बिहार के खबर के मतलब होता है क्राइम, और बिहार के खबर के मतलब का आप अगर देखें तो उसका मतलब होता है पॉलिटिक्स। इसके अलावा बिहार के खबर का मतलब एजुकेशन नहीं होता, बिहार के खबर का मतलब कभी एक गुड न्यूज नहीं होती। तो खबर की जो कॉन्सेप्ट है एक परसेप्शन बेस्ड है बिहार में। जब बिहार के इसी के साथ में इस क्राइम और इस तरह के पॉलिटिक्स के साथ साथ में आप देखें
तो शिक्षा ने भी पिछले 10-20 सालों में काफी प्रगति की है, बहुत ऊंचाई तक। आज अगर दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, एक बिहारी आपको टॉप पोस्ट पे जरूर दिखेगा। तो ये चीज होने के बाद भी बिहार के मामले में परसेप्शन क्यों नहीं बदला डॉक्टर साहब? परसेप्शन बनता है, पहली बात कि आपके पास शुद्ध दिखाने को क्या है, और दूसरा उसको आप दिखाते किस तरह से हैं। जो दिखता है वो बिकता है, सीधी सी बात है। दूसरी बात क्या है कि समस्याएं कितनी भी हो, मेरा तो एक ही चीज मानता हूं कि अगर समस्या समाज की है तो समाधान भी समाज ही खोजेगा, राजनीति उसका समाज नहीं खोजेगी, इस बात को भूल जाइए। सरकार आपके लिए करेगी, आपके लिए वो करेगी, भूल जाइए। सरकार तो वही करेगी जो उनको अगले चुनाव में जिता सके। इसी बहाने आपके यहाँ स्कूल खुल जाए तो वो अलग बात है, लेकिन सरकार का लक्ष्य कभी नहीं होगा। तो समाज को जागरूक होना, मुझे लगता है कि ये जो आपका वेबिनार है और अनुपमा जी की जो भूमिका है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि कोई शुरू करे, तो जब उनको पता लगेगा शुरुआत हो चुकी है तो लोग जुड़ने का प्रयास भी करेंगे। तो अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म देते हैं जिससे कि लोग जुड़ सकें तो एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। ठीक है, मेरी साहब हम लोग, मेरे पास अब टाइम नहीं है, मैं लास्ट में एक सवाल अनुपमा से ले लेता हूं। अनुपमा, मुझे लगता है कि आप बिहार की प्रेरणा हैं, और मुझे लगता है कि बिहार के हजारों लाखों शिक्षक के साथ को कम से कम अनुपमा से एक बार जरूर उनकी प्रेरणा लेनी चाहिए और उसके आदर्श को सामने रखना चाहिए, जो इतने मुश्किलों और इतने झंझावात के बीच में भी अनुपमा की जिद और उनका जो संकल्प है कि बच्चों को एक सुशिक्षित नागरिक बनाए, उनका जो संकल्प है कि बिहार के उस आदर्श को, जो एक उनका बैकग्राउंड रहा है, एक पृष्ठभूमि रही है, विक्रमशिला और नालंदा विश्वविद्यालय जैसी परंपरा रही है, आपने उस परंपरा को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आपने एक तरह से इस परंपरा के, आप एक कह सकते हैं कि ध्वजवाहक हैं। अनुपमा, आपको ऐसा लगता है कि समाज में ये प्रेरणा लायक बिहार में कुछ आपके सामने में दिखाई देता है जिससे आप अपने इस प्रयास को आगे बढ़ाते रहें, या कभी कभी आपको निराशा लगती है जब आपको लगता है कि समाज आपके इस अभियान में साथ नहीं दे रहा है? मुझे निराशा कभी नहीं होती है सर। मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है खुद पे और अपने बच्चों पे खास तौर से, और मुझे लगता है कि हम अगर लगातार ये चीज करते रहें तो निश्चित रूप से एक दिन समाज भी बहुत बदलेगा और बहुत सारे लोग बदल भी रहे हैं सर। हम लोगों ने स्कूल में जितने कामों को शुरू किया और सोशल मीडिया पे कुछ कुछ डालने से भी हमारे और भी जो भी शिक्षक साथी जुड़े हुए हैं, तो बहुत सारे लोग परिवर्तित भी कर रहे हैं, अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं। और इस परिवर्तन में सबसे मुख्य वजह मुझे लगती है कि हम लोग बच्चे को प्यार बहुत देते हैं। हमारे यहाँ जो बच्चे आते हैं, कहीं ना कहीं उनके जीवन में बहुत खालीपन होता है, ना समाज में उनको प्यार मिलता है, ना माता पिता का वैसा प्यार मिलता है। तो स्कूल में हम लोग बच्चे को बहुत देते हैं, और वही सबसे बड़ा बदलाव का कारण मुझे लगता है। बच्चे आते हैं तो आप देखिए सुबह कल हमारे समय या जाने का समय, तो सारे बच्चे गले मिलके जाते हैं, हम लोगों से एकदम पैर छुएंगे और गले में लग जाते हैं सारे बच्चे। कोई भी बच्चा हो, किसी जाति किसी धर्म का हो, कोई मतभेद हम लोग उसको भी करते हैं। और मुझे बच्चे कभी निराश नहीं करते हैं सर, इसलिए काफी मुश्किलों के बावजूद भी मुझे कभी निराशा नहीं होती है कि हम असफल हो जाएंगे। मुझे लगता है कि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं तो हम हर नामुमकिन काम को मुमकिन जरूर बदल देंगे और एक बहुत बेहतर स्थिति हम आने वाले दिनों में लाएंगे। हमारे बच्चे सर इंटरनेशनल सेमिनार में भी जाते हैं। अहमदाबाद हमारे बच्चे गए हुए थे 2018 में, 2 बच्चे वहाँ चिल्ड्रन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस देश के थे, और सारे कॉन्वेंट वाले बच्चे हमारे बच्चे घबरा, हम कर लेंगे, मुझे बोलने से नहीं आ रहे। और हम लोगों ने हिंदी में तैयारी की है, वो संडक पे प्रेजेंटेशन था, हमने कहा कि बेटा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग इस चर्चा को जारी रखेंगे और मुझे लगता है कि आपने जो संकल्प लिया है, हम उस संकल्प को आगे बढ़ाते रहेंगे।
हम लोग ये कोशिश करेंगे कि आपने जो लौ जलाई है ज्ञान के, जी हमने कोशिश करेंगे कि आपने एक जिद ठानी है कि बिहार के बच्चों को प्राइमरी स्कूल में एक क्वालिटी का एजुकेशन मिले। हम लोगों की पूरी कोशिश होगी कि आपको हम लोगों का साथ मिले। हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। बिहार आशा भी है, बिहार में निराशा भी है, लेकिन बिहार में अनुपमा भी है, बिहार में अभयानंद जैसे लोग भी हैं, बिहार में आनंद जैसे लोग भी हैं, बिहार में पटवा टोली जैसा एक निहायत गरीब इलाका भी है। तो ये बिहार में संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं हैं, इस देश में अनंत संभावनाएं हैं। और इस देश में डॉक्टर एनके वेदिया जैसे शिक्षक हैं, इस देश में अभयानंद जैसे शिक्षक हैं, इस देश में अनुपमा जैसे शिक्षक हैं। मुझे लगता है कि इस देश को निराश होने की जरूरत नहीं है। ये देश बगैर सरकारी मदद के भी ऐसे आगे बढ़ता रहेगा और ऐसे ही ये देश गुरु का दर्जा पाता रहेगा और ऐसे ही ये देश हमेशा शिक्षा के रूप में अव्वल अपना स्थान रखेगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अनुपमा जी हम लोग फिर मिलेंगे, डॉक्टर साहब हम लोग फिर मिलेंगे। सुबोध जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफी चाहिए उषा जी से कि नेटवर्क वहाँ प्रॉब्लम थी और अभयानंद जी से कि पूरी बात हो नहीं पाई। हम लोग फिर एक चर्चा में शामिल होंगे। अनुपमा जी आपको जरूर रखेंगे। थैंक यू, नमस्कार। जी जी।